बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी और सब्जेक्ट है आज हिंदी का, जो आपका कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है वो हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं हिंदी के पेपर से संबंधित वो सभी के सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो आपका दृश्य लेखन हो, प्रतिवेदन लेखन हो, कार्य सूची हो, कार्यवृत्त हो, पत्र लेखन हो, सभी का सभी जो डाउट्स हैं वो आपके पूरी तरीके से हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके हम पेपर पैटर्न की बात कर लें तो टाइमिंग आपकी 2 घंटे की होगी, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 9 होंगे एंड नंबर ऑफ सेक्शंस आपके 2 होने वाले हैं। गाइस आपकी जो वीडियो है वो अराउंड 50 मिनट से 1 आवर की बनने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर ए से। सेक्शन नंबर ए यानी कि खंड का। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा आपका 4 मार्क्स का दृश्य लेखन के ऊपर। ठीक है, अब दृश्य लेखन पे आपको किसी एक शीर्षक पे लिखना है, तो शीर्षक है हमारा, एक है प्रातःकाल का दृश्य, एक है रविवार साप्ताहिक बाजार का दृश्य, यानी कि अथवा में, तो दोनों में से आपको किसी एक को लिखना है। तो देखो, जब भी आप दृश्य लेखन लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि दृश्य लेखन में सबसे पहले जो है वो आप कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप बताने वाले हैं उसके बारे में लिखेंगे। अब मान लीजिए आपका टॉपिक हमने उठाया सबसे पहले प्रातःकाल का दृश्य, ठीक है। अब प्रातःकाल के दृश्य में, या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता था, एक सुहानी सुबह, इस तरीके से। अब देखो, जब प्रातःकाल होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। प्रातःकाल होता है मतलब कि जो लोग होते हैं वो बाहर वगैरह आते हैं, घूमने जाते हैं, फिर पार्क जाते हैं, मतलब बाहर का एरिया जो है वो आप बताएंगे। पार्क, वहाँ के लोग, वहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो ये सारी चीजें, धूल वगैरह, आंधी, जो भी आता है, जो आप देखते हैं सुबह सुबह, वो सारी चीजें आप यहाँ पे समझाएंगे। अब देखो कैसे, ये क्या है, ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। अब देखो दूसरा टॉपिक है, हमने उठाया रविवार का साप्ताहिक बाजार का दृश्य। तो इसमें देखो क्या हमने लिखा है कि रविवार बाजार जो है इसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे दुकानदार आते हैं, वो दुकान कैसे लगाते हैं, सखी सहेलियां क्या करने आती हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े भी मिलते हैं, सब्जी मंडी भी है, मजदूर लोग यहाँ पे बाजार करने आते हैं। तो एक तरीके से जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपको नोट्स बनाते हो ना पॉइंट टॉपिक के ऊपर, वैसे नोट्स इसमें आपको लिख देने हैं एक एक पॉइंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उठाया है प्रातःकाल का दृश्य। तो देखो, प्रातःकालीन सूर्य लाल, मतलब लाल सूर्य जो है वो आकाश में छाए बादलों को लालिमा से रंग देता है। पक्षी जो होते हैं वो अपने घोंसलों से उड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। पक्षियों की चहचहाट वातावरण में संगीत उत्पन्न कर रही होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जिसके कारण पेड़ पौधे झूम रहे होते हैं और फूलों पर जो भ्रमर है वो गुंजार कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसी खुशबू आ रही होती है जो बहुत ही अच्छी सी लगती है। मन, जो मन है वो मन से मुक्त हो जाता है। इस तरीके से पार्क की बात करें तो पार्क में लोग समूह बनाकर व्यायाम कर रहे होते हैं। वहीं एक और बेंच पर 60 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो तन्मयता से क्या कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं, भजन गा रही हैं, ये सारी चीजें। पार्क की अगर पैदल पथ की बात कर लें तो वहाँ पे महिलाएं होगी, पुरुष होगी, ये सभी जॉगिंग कर रहे हैं। और जब ये जॉगिंग कर रहे होते हैं अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट उठती है और आसमान गूंज उठता है। हल्की हल्की सी फुहार पड़ने लगती है जिससे मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आने लगती है। जो लोग सैर कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, वो सभी शेड, शेड का मतलब हो गया एक तरीके से कह सकते हैं आपकी एक छाया, जहाँ पे जो बारिश से बच सकें। ठीक है, बारिश के कारण जो भी क्रियाएं हो रही थी वो सभी बंद होगी, व्यायाम बंद हो गया। सभी लोग जो है सभी ने अपने आसन समेट लिए हैं और धीरे धीरे करके सभी जो है अपने पार्क से बाहर आने लगे, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया ढूंढने लगे हैं जहाँ पर वो बारिश से बच सकें। और उसके बाद सबसे आखिरी में लिख देंगे कट टू। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक दृश्य। ठीक है, इन्हीं पॉइंट के आधार पे हमने इसको बनाया है। अब दूसरा दृश्य है रविवार का साप्ताहिक दृश्य। तो इसे भी देखिए हम कैसे लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को बाजार लगता है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया था रविवार बाजार, यानी कि पड़ा था। इस बाजार में जो भाग लेने वाले दुकानदार हैं वो दूर दूर से आते हैं और बाजार जो है वो लगभग दोपहर से लगना शुरू हो जाता है। एवं दुकानदार जैसे जैसे अपनी दुकानदारी लगाना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे लगभग 4 बजे के आसपास मोहल्ले के जो लोग हैं वो रविवार के बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। तो यानी कि रविवार का बाजार, दुकानदार। अब देखो सखी सहेलियों के बारे में क्या है कि महिलाओं के लिए बाजार खास लोकप्रिय था। क्यों? क्योंकि एक मानसिकता ये थी कि यहाँ के बाजार से जो अच्छी और सस्ती चीजें कहीं नहीं मिलती हैं, और साथ ही साथ अगर कोई चीज खराब भी निकल जाए तो अगले वीक हम इसे जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बाजार की एक अच्छी खासियत थी। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में क्या लिखा है, तो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट से लेकर सुई धागा तक मिलता था। और यहाँ पे एक गली में सब्जी मंडी लगती थी, क्योंकि बाजार सस्ता था इसलिए आमतौर पर गरीब लोग भी सामान खरीदने के लिए आते थे। मजदूर वर्ग की बात कर लें तो दिन भर दिहाड़ी मजदूर जो थे वो चाहे तो एक हफ्ते तक कभी पैसे मांगे या ना मांगे, लेकिन रविवार को जरूर मांगते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पूरे सप्ताह के लिए सब्जियां खरीदनी
पड़ते थे। और इस बाजार का सबसे अच्छा फायदा ये होता था कि लोग इसके भरोसे अपने पूरे सप्ताह के खाने, पहनने और इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो आसानी से मिल जाती थी। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। तो एक दृश्य लेखन जो है वो किस तरीके से आप लिखेंगे, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आपका जो सैंपल पेपर है आया हुआ था, उसमें एक वैवाहिक समारोह का दृश्य था। ठीक है। यहाँ पे मैंने हालांकि जो है वो पॉइंट नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको तकरीबन 4 से 5 जो पॉइंट की हैं वो लिखने होंगे। अब जैसे देखो वैवाहिक समारोह का विदाई का दृश्य है, तो उस विदाई के दृश्य को आप कैसे लिख सकते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और कोई दृश्य होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें अगर लिखा हुआ है। हाँ, ये तो सेम दृश्य हो गया। और हाँ, ये सुहानी सुबह सेम हो गया। चलो, अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये हमारा 4 मार्क्स का ये भी है कि दिल्ली जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद जो हैं वो रिक्त हैं। अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में है कि पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में अपराध की जो पद्धति वो बढ़ चुकी है। उसकी रोकथाम के लिए आपको भारत सरकार के पुलिस विभाग को एक पत्र लिखना है। या देखिए, भारत सरकार के पुलिस विभाग का मतलब होगा कि अपने एरिया के थाना अध्यक्ष को, क्योंकि वो पुलिस विभाग के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो पद रिक्त है, अपनी योग्यताओं के आधार पे एक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखते हैं। ठीक है। तो देखो एड्रेस दिया नहीं है, तो एड्रेस हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे परीक्षा भवन, काका रोड, नई दिल्ली। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो डेट लिखोगे वो लिखोगे उस दिन की जवाब डेट जो है वो, जिस दिन आप भेज रहे हो। ठीक है। और ये प्रति लिखना आपको जरूरी है। प्रति का मतलब हो जाता है कि आप जो है किसी के साथ में उसको भेज रहे हो कि हमने आपका ये एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसी के संबंध में ये प्रति लिखा जाता है। प्रबंधक दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली, यही है। ठीक है। विषय क्या है कि कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। अब लिखेंगे, यहाँ पे आप महोदय भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे मान्यवर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो देखो नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 25 फरवरी। अब देखो यहाँ पे मैंने 28 फरवरी इसीलिए लिखा है क्योंकि 25 फरवरी यानी कि ठीक 3 दिन बाद जो वो मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, जब आपका हमें एडवर्टाइजमेंट मिलेगा तभी तो हम पत्र लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे डेट जो है वो 3 दिन के बाद की है। तो नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 25 फरवरी 2022 को प्रकाशित विज्ञापन से यह ज्ञात हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और मैं अपनी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं और जो कार्य अनुभव है आदि का विवरण सहित स्वयंवृत संलग्न करता हूँ। अब देखो, जब भी आप स्वयंवृत लिखोगे यानी कि जब भी आप आवेदन पत्र लिखोगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कोई चेंज करना है, वैसे तो यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एक चीज आपको चेंज करना है, क्या, जो टॉपिक है आपका। ठीक है। मान लीजिए दिल्ली जल बोर्ड है, अब यहाँ पे आ जाता है दिल्ली विद्युत बोर्ड आ जाता है, ये आप लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपका टॉपिक होता है बस आपको वो टॉपिक यहाँ पे चेंज कर देना है और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे पैराग्राफ है आप इसे जो एज इट इज चाहे तो उठा के लिख देंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस पैराग्राफ को आप पूरा का पूरा एज इट इज उठा के भी लिख देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने भवदीय, उसके बाद संलग्न। संलग्न का मतलब हो गया कि हम क्या क्या इसमें संलग्न करने वाले हैं। तो क्या क्या करेंगे, अपना स्वयंवृत देंगे, शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण जो पत्र उनकी प्रतिलिपियां देंगे, साथ ही साथ जो पासपोर्ट आकार का फोटो है वो देंगे। अब स्वयंवृत में हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपना नाम, हमारा नाम क्या है, हमारे पिता का नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है और हमारा स्थायी पता क्या है, ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यताओं में आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दक्षिण कक्षा जो है वो सीबीएसई से की है 2015 में 80% के मार्क्स के साथ। 12वीं कक्षा मैंने सीबीएसई से की है 2017 में 90% मार्क्स के साथ। हिंदी ऑनर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में 70 मार्क्स परसेंट के साथ। और देखो जब कंप्यूटर कोर्स की बात की जा रही है तो आपको शैक्षणिक योग्यताओं में कंप्यूटर कोर्स भी लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर कोर्स किया मैंने आईटीआई से 2021 में 95% के साथ में। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो शैक्षणिक योग्यता में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा पॉइंट तो मुझे लगा नहीं जो आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है इतना वाला ये भी सेम आपको लिखना है। बस आपको क्या करना है, ये जो आपका टॉपिक है इसे चेंज कर देना है, आप इसे पूरा पूरा डिटेल लिख सकते हैं। और ये जो संलग्न है ये भी आपको लिख देंगे, स्वयंवृत भी सेम लिख देंगे, शैक्षणिक योग्यताएं जो है ये भी आप सेम लिख देंगे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो पॉइंट है अन्य योग्यताओं वाला, ये भी चाहे क्या आप ये पूरा का पूरा एज इट इज सेम ले लेंगे। अन्य योग्यता क्या है, मेरी अन्य योग्यता है कि भाई मुझे टीम वर्क मैनेजमेंट अच्छे से आता है
और मैं एक तरीके से कह सकते हैं एनवायरनमेंट जो काउंसलर होता है उसके रूप में भी काम कर चुका हूँ। ठीक है? कार्य अनुभव क्या है आपका? तो कार्य अनुभव है मेरा उत्तरी दिल्ली जल बोर्ड में 5 साल तक का मैंने काम किया है। उपलब्धियाँ क्या है हमारी? तो उपलब्धियाँ हैं भाई कि 2016 में भाषण प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था और कविता लेखन में 2018 में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये सारी जो उपलब्धियाँ लिख देंगे। अभिरुचियाँ क्या है आपकी, यानी कि आपको क्या-क्या और पसंद है? तो मुझे संगीत पसंद है, योगाभ्यास पसंद है, थिएटर पसंद है, नाटक मंचन, ये सभी चीज़ें मुझे पसंद है। भाषा का ज्ञान क्या है आपका? तो मुझे हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, पंजाबी भी आती है। अब 2 व्यक्ति आपको लिखने होते हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है लिखना कि 2 व्यक्ति। तो लिख सकते हैं मुख्य अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड उत्तरी दिल्ली एवं प्रबंधक काकागा बैंक दिल्ली। उसके बाद सह धन्यवाद और हस्ताक्षर। तो देखो अभी तक जो है, ये जो मैंने आपको एक लेटर बताया है, ठीक है? कौन-सा लेटर ये आप हमारा आवेदन पत्र, ठीक है? तो आवेदन पत्र को आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ में इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं चेंज करना है, पूरा का पूरा याद कर लीजिए एकदम डिट्टो। सिर्फ़ एक चीज़ चेंज कर दीजिएगा, क्या? जो आपका टॉपिक है, उसे चेंज कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चेंज करना है आपको। बाकी सारा का सारा आप एज़ इट इज़ सेम लिख सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आप इस पैराग्राफ में डेट लिखेंगे, उससे बाद की डेट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? जो आप यहाँ पे एड्रेस में डेट लिखेंगे, वो आपके एडवर्टाइज़मेंट के कुछ दिनों की बाद की डेट होनी चाहिए, सिंपल सा। कंप्लीट। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें एक क्वेश्चन ये एक सेकंड ये था, हाँ, अपराध की पद्धति के लिए भारत सरकार जो है इसके पुलिस शिक्षा विभाग को एक तरीके से कह सकते हैं हमें जो है वो एक थाना अध्यक्ष को यहाँ पे लेटर लिखना है। तो देखो लिखेंगे सेवा में, या तो कर सकते हैं आप यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, सेवा में या तो आप कर सकते हैं पुलिस विभाग या फिर आपके जो आसपास के थाना अध्यक्ष हैं। नेहरू मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली, दिस वन, ठीक है? विषय क्या है? तो बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए पत्र। अब देखो, इसको आप किस तरीके से लिखोगे? सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हैं। आप श्रीमान लिख सकते हैं या फिर मान्यवर लिख सकते हैं या फिर महोदय भी लिख सकते हैं। आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, मैं इस पत्र के माध्यम से आपके थाने के अंतर्गत, देखो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं आपके थाने के अंतर्गत या फिर पुलिस विभाग के अंतर्गत जो हमारे एरिये में है, ठीक है? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के पुलिस विभाग, अपने क्षेत्र के पुलिस विभाग, मेरा क्षेत्र क्या है? जो करोल बाग है, नेहरू मार्ग है, उसका रिम्शा मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पर निरंतर जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले 1 सप्ताह से लगातार यहाँ पे निरंतर लूट-पाट, छीना-झपटी की घटनाएँ जो है वो होती जा रही हैं। अभी 2 दिन पूर्व रात के समय 2 मोटरसाइकिल सवारों ने श्रीमती सीमा जी के गले से सोने की जो जंजीर थी वो झपट ली। साथ ही साथ आज सुबह हमने देखा कि एक व्यक्ति जो था वो रुपयों का थैला लेके जा रहा था, उसको रुपयों से भरा थैला छीन लिया गया। इससे पूर्व मंदिर मार्ग पर इससे जो सरकारी आवास थे, वहाँ पे फ्लैट में दिन दहाड़े जो है चोरी हो गई। लड़कियों को छेड़ने की घटनाएँ जो है वो प्रतिदिन सामने आती जा रही हैं। मंदिर मार्ग पर स्थित एक विद्यालय भी है जहाँ पे छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। क्षेत्रवासी जो है वो इन सभी अपराधों से काफ़ी आतंकित हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। अतः मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस विषय पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाएँ, जिससे लोगों को राहत पहुँचे। अतः आप मतलब जब आप कदम उठाएँगे तो आपकी अति कृपा होगी, इस तरीके से। और इसके बाद लिख देंगे धन्यवाद भवदीय, और बस यहाँ पे हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है? तो ये हो गया आपका कि जब आपको किसी गवर्नमेंट के किसी भी विभाग को आपको लेटर लिखना है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो लेटर में आपका अगर संपादक के लिए लेटर आ जाते हैं, ठीक है? संपादक के लिए लेटर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखना है। देखो, एक लेटर है आपका यहाँ पे कि ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, उनकी समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय को आप कैसे पत्र लिखेंगे? तो सेवा में माननीय सचिव महोदय, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है? ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को हो रही शारीरिक समस्याओं के संबंध में पत्र, तो मान्यवर। अब देखो क्या है कि सविनीय निवेदन में यह है कि मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ। मैं आपका ध्यान इस समस्या या फिर शिकायत को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब से महामारी जो वो आई है, लॉकडाउन लगा है, तब से कई बच्चे जो हैं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। लेकिन जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उन पर इसका गलत असर भी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है कि वो घंटों तक मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से उनकी आँखें हैं और स्वास्थ्य है उस पर खराब असर पड़ रहा है। उनको कम उम्र में चश्मे लगे जा रहे हैं। साथ ही साथ माता-पिता जो ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी उनका मानसिक जो संतुलन है वो थोड़ा-सा बिगड़ता जा रहा है। उनमें सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, मोटापन, तनाव, नींद ना आना, ये सभी जो समस्या हैं वो आती जा रही हैं।
साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा की वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उनकी सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भी कम होती चली जा रही है और ये चीज़ जो है उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अतः मेरा आपसे ये निवेदन है, अनुरोध है कि आप उपरोक्त समस्याओं और शिकायत की ओर शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान देकर राहत पहुँचाएँ, आपकी अति कृपा होगी। भवदीय धन्यवाद और नीचे अपने हस्ताक्षर, सिंपल सा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन शिक्षण के ऊपर आप किस तरीके से जो एक लेटर है वो लिख सकते हैं, ठीक? ये भी हो गया भारत सरकार के ऊपर। अब देखो एक लेटर और मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये है देखो विद्यालय के स्तर पे, कि विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा जो है उसको अनिवार्य करने के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने राज्य के जो सचिव है उनको पत्र लिखकर माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी है उनके लिए शैक्षिक जो अनिवार्यता है उसके लिए अनुरोध कीजिए। तो देखो हम कैसे लिखते हैं इसको भी, देखो लिखेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली 20 जनवरी, यहाँ पे ये प्रति नहीं आना चाहिए था, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। शिक्षा सचिव दिल्ली राज्य सरकार, लिख दिया विद्यालय स्तर पर सैनिक शिक्षा के अनिवार्य करने के संदर्भ में पत्र। देखो कैसे लिखेंगे, निवेदन यह है या फिर सबनीय निवेदन यह है कि आज के आधुनिक युग में जहाँ चारों ओर मानव विकास चाहता है वहीं सुविधा संपन्न भी बनना चाहता है, चाहे प्रकृति का हनन करके चाहे नई वैज्ञानिक खोज करके। आज दुनिया के सभी देशों में कई देश जो है वो एक दूसरे की उनसे होड़ लगी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के आंतरिक और बाहरी सीमा पर रोज एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, जिसका सामना हमारे सैनिकों को करना पड़ता है। देश के कर्तव्य बोध प्रत्येक नागरिक में होने चाहिए और इसके लिए विद्यालयों में कम से कम उच्च माध्यमिक स्तर पर हमें सैनिक शिक्षा जो अनिवार्य कर देनी चाहिए। सैनिक शिक्षा से विद्यार्थियों में एक जिम्मेदारी का भाव आएगा और वे सैनिकों की त्याग पत्र और बलिदान व देश प्रेम को समझ पाएंगे और देश में जो भी संकटकालीन जब स्थिति आएगी तो उसे निपट भी सकेंगे। इससे भारत सरकार को और जो आम नागरिक हैं उन्हें भी सहायता करने का मौका मिलेगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप उच्च माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने के विषय में विचार करें, जिससे देश को उच्च कोटि के देशभक्त प्राप्त होंगे, सैनिक प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद भवदीय धन्यवाद भवदीय और उसके बाद नाम यानी कि हस्ताक्षर। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई और उसके बाद देखिए अगर आपको एक संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं ये तो वो हो जाएगा, संपादक को पत्र ये रहा। मान लीजिए महामारी काल में जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो लिखेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली, डेट संपादक नैतिक समाचार पत्र करोलबाग, महामारी काल में जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में पत्र। तो देखो ये क्या है कि संपादक लिख दिया और समाचार पत्र का नाम लिख दिया और उसका एड्रेस लिख दिया, सेंडर एड्रेस। हाँ, रिसीवर हो जाए, ये रिसीवर एड्रेस हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के नागरिकों और अधिकारियों का ध्यान महामारी काल में जन जागरूकता की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूँ। महामारी ने आज पूरे विश्व में तेजी से अपने पांव पसार लिए हैं, अतः वैश्विक स्वास्थ्य का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। इस काल में वायरस से मरने वालों की लोगों की संख्या जो बहुत बढ़ती जा रही है और कहें तो हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये पेंडेमिक है वो और भी बढ़ता जा रहा है। अतः हमें स्वयं के जो स्वास्थ्य है उसके ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोगों को टीका लगवाना चाहिए, सुरक्षित दूरी अपनानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बार-बार हाथ धोने चाहिए, भीड़-भाड़ वाली जगहों से जाने से बचना चाहिए। ये ऐसे जो आते हैं वो हमेशा इन्हें लोगों को अपनानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप इस लेटर में लिख देंगे और आखिरी में लिखेंगे, आशा है आप मेरे विचारों को अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे तथा लोगों और सरकार के साथ साझा प्रयासों से बीमारी की रोकथाम को सुनिश्चित कर सकेंगे। धन्यवाद भवदीय। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे मैंने 4 लेटर जो है आपको करवा दिए, ठीक है? अब चलिए आगे देख लेते हैं हमारा सेक्शन ए का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमारा ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया। समिति के द्वारा प्रतिवेदन को लिखिए। अब देखो मैं आपको एक चीज बिल्कुल ही क्लियर कर दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें आपको एक अथवा मिलेगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 अथवा इसलिए लिए हैं क्योंकि एक आपको प्रेस विज्ञापन भी समझाना था और एक आपको परिपत्र भी समझाना था। इसीलिए मैंने आपको इस तीसरे क्वेश्चन में 2 अथवा दे दिए। लेकिन याद रखिएगा मैं आपको कंप्लीटली समझा रहा हूँ कि तीसरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो का वाला होगा इसमें एक ही अथवा मिलेगा और जो आपका एक खा वाला होगा उसमें भी आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे एक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किसके ऊपर है? स्वच्छता अभियान समिति के ऊपर। तो देखो प्रतिवेदन लिखने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो वही लिख देंगे हम कि दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने व हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली, इसके नोट को सार्थक बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया। देखो जो भी आपका टॉपिक है लिख देंगे कि इससे संबंधित एक समिति का गठन किया गया जिसमें कई सदस्य थे। अब देखो सदस्य जब आप लिखेंगे
तो हमेशा याद रखिएगा तकरीबन जो है आपको 5 से 6 लोगों के नाम इसमें लिखने पड़ेंगे, जिसमें एक सचिव होगा, एक अध्यक्ष होगा और बाकी सभी जो है वो सदस्य होंगे। और एक चीज़ चाहे आप प्लस पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि या तो सचिव को या फिर अध्यक्ष को आप एक महिला का नाम इसमें ज़रूर लिखिएगा। ठीक है? ये हो गया। अब देखो हमने क्या लिख दिया कि श्रीमती राधा देवी सचिव हैं, श्री मुकेश जी अध्यक्ष हैं, श्री अभिषेक जी सदस्य हैं, श्रीमती रेखा जी सदस्य हैं, श्री मुकेश सदस्य हैं। अच्छा मुकेश का नाम 2 बार आ गया क्या? चलो छोड़ो। श्री संतोष जी हैं वो भी सदस्य हैं। तो यानी कि आपने यहाँ पे 5 नाम लिख दिए। 5 नाम आपको जो प्रतिवेदन है उसमें लिखने हैं। अब देखो प्रतिवेदन में क्या करना है कि जो भी समिति गठित की गई उसने क्या जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत किया है। तो समिति ने इस दिशा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक व प्राचीन महत्व है और इसकी स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है, जो कि हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। कैसे? सड़कों की चौड़ाई जहाँ संभव है बढ़ा देनी चाहिए एवं जो नालियाँ हैं उनको गहरी किया जाए, साथ ही में उसे पक्का भी बनाया जाए। जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे चढ़ाए गए जो फूल माला हैं, पत्ती हैं, छिलके आदि को इधर-उधर ना फेंक कर मिट्टी में दबाया जाए, ना ही तो उन्हें कहीं बाहर फेंका जाए या फिर किसी जो नदी वगैरह है पानी है उसमें विसर्जित ना किया जाए। सड़कों के किनारे कुछ-कुछ दूरी पर कूड़ेदानों का हमें प्रबंध करना चाहिए ताकि लोग जो है वो सड़कों पर कूड़ा ना फैलाएँ। उसके बाद है टूटी सड़कों की मरम्मत जो है वो हमें करनी चाहिए। सड़कों के किनारे पर हमें पेड़-पौधे व चौराहों के आस-पास जो आकर्षक मूर्तियाँ वो लगा देनी चाहिए ताकि लोगों का मन जो है वो स्वच्छता के प्रति और अच्छा बने। बिजली के तारों की हमें जो बिजली के जो तार हैं वो हमें एक तरीके से कैसे जो गली से निकलते हैं कहीं से किसी घर के ऊपर से निकलते वो ना निकलें, हम उन्हें ज़मीन के अंदर से अच्छे तरीके से लेके जाएँ। पुराने जर्जर होती हैं इमारतें की रख-रखाव हेतु पुरातत्व विभाग की सेवाएँ प्राप्त करें। यानी कि वे इमारतें जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे पुरातत्व विभाग को सौंप देंगे। प्रत्येक 2 माह के पश्चात हम जो सुझाव हैं उनकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद जितने भी आपके सदस्य होंगे उनके हस्ताक्षर आप लिख देंगे। ठीक है? और एक डेट लिखेंगे जो जिस डेट को आपका जो प्रतिवेदन है तैयार किया जा रहा है उसके बाद। तो आपने देखा कि प्रतिवेदन लिखना कितना आसान है। ठीक है? अब देखो मैं आपको 1-2 प्रतिवेदन और दिखाता हूँ। 1-2 प्रतिवेदन में मैं आपको एक प्रतिवेदन दिखाता हूँ। देखो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से संबंधित या फिर घरेलू घरेलू उत्पीड़न जो है, उससे संबंधित जो प्रतिवेदन है उसके बारे में। तो हमने क्या लिख दिया कि महिलाओं पर होने वाले जो घरेलू उत्पीड़न है, उनसे कारण और उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें कई सदस्य थे। अब जो सदस्य थे, हमने उनके नाम लिख दिए। ठीक है? अब समिति के द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें से आप ये देखिए यहाँ पे जो है 4 से 5 पॉइंट याद कर लीजिए, बस ये आप लिख दीजिए और उसके बाद प्रत्येक 2 माह के पश्चात उपयुक्त सुझावों पर हम समीक्षा करेंगे, दिनांक और हस्ताक्षर, सिंपल सा। ठीक है? तो प्रतिवेदन लिखना बहुत ही आसान है और प्रतिवेदन आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये भी देखिए एक प्रतिवेदन ये वाला है, विद्यालय से संबंधित है यहाँ पे कि विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति को ध्यान में रखते हुए जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया एवं जांच एवं अध्ययन के पश्चात समिति की ओर से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो देखो 21 मार्च 2022 को जो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी थे श्री श्यामा जी, इन्होंने क्या किया एक समिति का गठन किया। अब उस समिति में भाग लेने वालों की जो सूची है इस प्रकार से मोहिनी देवी शिक्षाविद हैं, प्रीति देवी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं हिंदी की, कृष्ण कुमार हैं ये सारे शिक्षक हैं, राहुल जी हैं ये वरिष्ठ अध्यापक हैं विज्ञान के, श्री शिवम कुमार ये कौन है अध्यापक हैं गणित के। तो अब इस समिति ने क्या किया कि समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि वर्तमान में जो विद्यालय है उसके विकास उसकी उन्नति उस तरीके से नहीं हो रही जितनी हमें चाहिए थी, तो हमें उसे सुधार सकते हैं। कैसे? हमें नैतिक शिक्षा लोगों बच्चों को देनी चाहिए, प्रार्थना सभा आयोजन करनी चाहिए, साथ ही साथ सदन व्यवस्था मतलब होता है कि जो मंच जो होता है उसे एक तरीके से कह सकते हैं चलाने का, डेली बेसिस पे कौन चलाएगा, ठीक है? विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ जैसे पानी पीने का पानी, शौचालय इन सभी की व्यवस्था की जाए, मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो की जाए। विद्यालय में जो पुस्तकालय हैं, सारी शिक्षा कक्षा में जो उपकरण हैं, खेल सामग्री हैं, उनको हमें और अच्छा बनाना चाहिए। विद्यालय में कंप्यूटर्स जो शिक्षा का प्रावधान है, वो है तो हमारे पास लेकिन उसके लिए टीचर्स कम है, तो हमें टीचर्स लेके आने चाहिए। छात्र विकास के लिए हमें उनके माता-पिता के साथ में संपर्क रखना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक 2 या 3 माह के अंदर उपयुक्त जो सुझाव हैं, उन पर हम समीक्षा करेंगे और 27 फरवरी 2022 हस्ताक्षर इस तरीके से लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि एक जो प्रतिवेदन है, वो आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको एक प्रतिवेदन देखिए मैं और दिखाता हूँ। एक प्रतिवेदन आपको अभी और दिखाता हूँ। ये रहा। नहीं, प्रतिवेदन यहाँ पे नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने प्रतिवेदन लिया नहीं था बेसिकली। तो अब देखो ऑफिशियल सैंपल पेपर पे आते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक है प्रेस विज्ञापित। अब प्रेस विज्ञापित क्या होता है जैसे आपने एडवर्टाइज़मेंट सुना होगा सेम इसी तरीके से, ठीक है? तो देखो नैतिक बैंक में जो कर्मचारी थे, उनके वेतन को बढ़ाने के लिए जो प्रेस विज्ञापित है, उसको लिखिए। तो देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे?
तो प्रेस विज्ञापित लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है? बॉक्स बनाएँगे और ऊपर लिखेंगे प्रेस विज्ञापित। अब साइड में यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे कोने पे लिख देंगे हम बैंक का नाम और किससे संबंधित है, टॉपिक क्या है हमारा, तो बैंक से जुड़े सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, ये हमारा टॉपिक है। तो बैंक का नाम लिख दिया, हमने टॉपिक का नाम लिख दिया। अब क्या लिख देंगे कि नैतिक बैंक बोर्ड ने अपनी बैठकों में एकमत से यह निर्णय लिया कि बैंक के सभी जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन में तत्काल वृद्धि की जाएगी, ठीक है? ये किसने फैसला लिया था? नैतिक बैंक के बोर्ड के द्वारा। ध्यान दिया जाए कि इससे पूर्व यानी कि अभी से पूर्व तकरीबन 2015 में जो हमारा वेतन था उसकी वृद्धि हुई थी और आज 2022 सेशन आ चुका है। अब हमारा 7 साल के बाद जो वृद्धि हो रही है पैसों में वो की जा रही है। पिछले कुछ समय में कुछ कर्मचारियों के द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि बैंक के द्वारा दिया जाने वाला जो वेतन था वो बहुत कम था और यही कारण था कि युवा वर्ग जो है बैंकों में कार्य नहीं करना चाहता था और कार्य करने भी आते थे तो लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता था। कर्मचारियों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने वेतन की दरों में वृद्धि की मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इससे युवा वर्ग प्रोत्साहित होगा और बैंकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता में सुधार भी आएगा। तो प्रेस विज्ञापित जो है वो आप इस तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले प्रेस विज्ञापित, बैंक का नाम, टॉपिक और उसके बाद जो निर्णय लिए जाते हैं उन सभी के बारे में आप लिख देंगे, सिंपल सा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो थर्ड क्या है यहाँ पे कि मोबाइल फोन पर होने वाले जो व्यय है उसकी निर्धारित सीमा के संदर्भ में अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति जो संस्थान है इसके द्वारा तैयार एक परिपत्र, यानी कि आपको एक परिपत्र लिखना है किसके ऊपर, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की जो निर्धारित सीमा है उसके ऊपर। तो देखो परिपत्र और प्रेस विज्ञापित एक तरीके से दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक जो मिस्टेक हो गई है, ये प्रेस विज्ञापित यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा परिपत्र, ठीक है? ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे आएगा आपका परिपत्र, याद रखिएगा। तो सबसे पहले उस संस्थान का नाम लिख देंगे जो दिया गया है संस्थान, उसके बाद महानिदेशालय। अब ये जो है एक पत्रांक होता है, पत्रांक का मतलब क्या है कि किस पत्र से हमने इसको उठाया, तो पत्रांक है 25/14 पृष्ठ 2021 का। डेट डालेंगे जिस दिन आप उसे लिख रहे हैं। तो विषय क्या है हमारा, मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। तो देखो महानिदेशालय ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2018 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपयुक्त परिपत्र के द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की जो सीमा थी उसको 2000 प्रति रुपए माह निर्धारित कर दिया गया था। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड के द्वारा इस सीमा शुल्क पर पुनर्विचार किया गया और उसके पश्चात इस परिपत्र में अधिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया था कि दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा जो है वो 6000 प्रति माह कर दी जाएगी, यानी कि दिल्ली क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए जो मोबाइल फोन है उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको जो पैसे देने पड़ेंगे वो होंगे 6000। उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान जो है वो बाकी सेम रहेंगे, लेकिन जो तत्काल जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 6000 हो जाएगा और 2000 हो जाएगा, ये जो है लागू हो जाएगा। उसके बाद लिखा किसने है, तो भूपेंद्र सिंह ने। तो परिपत्र जो है वो आप एक इस तरीके से तैयार कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे जो प्रेस विज्ञापित नहीं बल्कि परिपत्र जो है वो आना चाहिए था। तो आपको देखो यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। कौन कौन से टॉपिक थे मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ। देखो एक टॉपिक था हमारा दृश्य लेखन, ठीक है, एक टॉपिक दृश्य लेखन, एक टॉपिक प्रतिवेदन, एक टॉपिक प्रेस विज्ञापित, एक टॉपिक परिपत्र। दृश्य लेखन से संबंधित 4 एग्जाम्पल देखे, प्रतिवेदन से संबंधित हमने 4 एग्जाम्पल देखे, एक प्रेस विज्ञापित और एक परिपत्र। अब देखो इसमें एक आएगा आपका कार्यव्रत, ठीक है? अब कार्यव्रत से संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट जो टॉपिक्स हैं उसका एक आधा आपको जो सॉल्यूशन है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, ऑनलाइन शिक्षा और हाँ, पहले क्वेश्चन पे मिलेगा हमको ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ, देखो यहाँ पे है कि 21 फरवरी 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने के हेतु आयोजित एक बैठक जो हुई थी, उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिए गए उनका एक कार्यव्रत तैयार कीजिए। तो देखो एक प्रतिवेदन हो गया, एक कार्यव्रत हो गया, दोनों एक ही तरीके के हैं, ठीक है? बिल्कुल भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरीके के हैं। टॉपिक क्या है हमारा कि सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार नई दिल्ली की मातृभाषा दिवस आयोजन समिति बैठक का कार्यव्रत। तो लिखेंगे विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में दिनांक 25 फरवरी 2022 को प्रातः 10 बजे वार्षिक मातृभाषा दिवस के आयोजन से संबंधित एक बैठक संपन्न हुई। अब देखो सेम जो रूल है वो आपको फॉलो करना है, किससे संबंधित, जो बैठकें हुई हैं प्रतिवेदन है उससे संबंधित। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, तो बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची, प्रधानाचार्य, हिंदी शिक्षक, शिक्षा शिक्षक,
सचिव, सदस्य, एसएमसी मेंबर्स। तो ये आप इसमें 6 से 7 जो लोग हैं उनके नाम लिखेंगे। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि देखो प्रतिवेदन में क्या है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पॉइंट बताने हैं जिससे आपको मतलब कि पॉइंट जो है वो लिखने हैं। जैसे कि प्रतिवेदन में हमने क्या देखा था कि ये आप जो है लिख देंगे कि समिति ने इस दिशा की ओर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब ये पॉइंट लिख देंगे। लेकिन जब बात आती है कार्यव्रत की, तो कार्यव्रत में थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि जब बैठक हुई, तो बैठक से पूर्व जो प्रधानाचार्य जी थे, उन्होंने जो सभी सदस्य थे उनका स्वागत किया और जो पिछली जो मीटिंग हुई थी उससे संबंधित जो निर्णय लिए गए थे उसकी बातचीत की थी। उसके बाद जब सामान्य बातचीत हो गई, तब विद्यालय में जो वार्षिक मातृभाषा दिवस आयोजन का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव का जो समर्थन था, वो सभी विद्यालय के शिक्षकों ने, एसएमसी मेंबर्स ने और जो सदस्य थे उन्होंने किया था। जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष किसको हम बनाया था हमने? अध्यक्ष बनाया हुआ था अध्यक्ष यहाँ पे हमने किसी को नहीं बनाया। बेसिकली यहाँ पे अध्यक्ष एक होना चाहिए थे। तो श्रीमती प्रीति जी को हम अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष ने कहा कि 10 मार्च 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस के रूप में आयोजित हम कर सकते हैं और ये काफ़ी विचार-विमर्श के बाद ये देखा गया कि अब हम हमें ये जो आयोजन करना है, देखिए जो भी टॉपिक है आपका, उससे संबद्ध कुछ समितियाँ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मातृभाषा दिवस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो जो कॉम्पिटिशन से संबंधित जो समिति है उसके बारे में, भाषण, कविता, कहानी, नाटक, ये चयन समिति एक बनेगी। निर्णय लिया जाएगा कि कौन जीता है, कौन किस लेवल पे है, वो समिति बनेगी। पुरस्कार की समिति बनेगी, पुरस्कार वितरण की समिति बनेगी और जलपान से संबंधित जो हमारे अतिथिगण हैं, उनसे संबंधित एक समिति बनेगी। और उपयुक्त समितियाँ जो हैं, वो अपने इस टॉपिक से संबंधित जो भी संचालन है किया जाएगा, उससे संबंधित साप्ताहिक अपनी बैठकें करेंगे और सचिव जो है, वो पूरे कार्यकाल की रिपोर्ट तैयार करेगा। और बैठक के अंत में एक धन्यवाद ज्ञापित किया गया, उसके बाद हस्ताक्षर करवा देंगे जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हमने 7 से 8 मेंबर्स के नाम लिखे थे, तो 7 से 8 मेंबर्स के आपको यहाँ पे साइन करने हैं। तो इस तरीके से एक कार्यव्रत जो है वो भी आपका तैयार हो जाता है। प्रतिवेदन और कार्यव्रत में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे है जो हमारा सेक्शन ए का ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो, अब तीसरे का आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है परिपत्र या फिर सर्कुलर क्या होता है? तो देखो परिपत्र क्या होता है? परिपत्र में वे सूचना एवं आदेश होते हैं जो अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के संबंध में होते हैं। यानी कि वे परिपत्र के माध्यम से भेजे जाते हैं। जिन पत्रों के द्वारा सूचना और आदेश प्रसारित किए जाते हैं, उन्हें परिपत्र कहते हैं। अभी हमने एक परिपत्र का एक उदाहरण था, वो भी हमने देखा था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिपत्र आखिर होता क्या है। तो जो भी एक बड़ा अधिकारी होता है, उस बड़े अधिकारी के द्वारा अपने से नीचे का जो अधिकारी है, उसे पत्र भेजा जाता है, जो कि आदेशात्मक होता है, संबोधन नहीं होता है, तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। इसकी जो विशेषता अगर हम देखें तो क्या होती है, तो इसमें संबोधन नहीं होता है। परिपत्र जो है वो उच्च कार्यालय के द्वारा हमेशा नीचे के कार्यालय को भेजा जाता है। एक ही इसमें विषय होता है, आदेशात्मक सी भाषा होती है, औपचारिक शैली में लिखा जाता है, सिंपल सा। अब देखो इसमें अथवा में प्रश्न है कि दृश्य लेखन किसे कहते हैं और इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो देखो दृश्य लेखन क्या है? तो दृश्य लेखन जो है वो किसी भी दृश्य का एक संक्षिप्त शैली का वर्णन होता है। यानी कि किसी भी दृश्य का जो है एक संक्षिप्त शैली में वर्णन, भाषा कौशल, कल्पना शक्ति, शब्दों पर अधिकार, इन सभी के आधार पर जो प्रस्तुति की जाती है उसे हम दृश्य लेखन कहते हैं। इसके आवश्यक तत्व क्या है? तो दृश्य संख्या, समय, स्थान और पात्र। इसमें कट अथवा कट्टू का संबोधन जो है वो तब किया जाता है जब दृश्य समाप्त हो रहा हो। ये अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें संख्याओं का विवरण दृश्य संख्या के अंतर्गत समाहित होना चाहिए। दृश्य लेखन की जो शब्दावली है वो वर्तमान काल से घटित होनी चाहिए। ठीक है? तो क्या होता है परिपत्र, क्या होती है इसकी विशेषताएँ, क्या होता है दृश्य लेखन, ये आपको समझ में आ गया हो। अब और भी इसके कुछ क्वेश्चन्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे है कि अनुषंगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? ठीक है? तो अनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है नीचे देख लेते हैं। तो अनुषंगिक टिप्पणी का मतलब है कि सहायक, आरंभिक या फिर मुख्य टिप्पणी जो होती है, उसके संबंध में जब अधिकारी के पास इसे भेजते हैं, तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, जिसे हम अनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं और इसी प्रक्रिया को हम अनुषंगिकी जो टिप्पणी है वो कह लेते हैं, सिंपल सा। अब यहाँ पे भी और देख लेते हैं अगर इसमें कोई और क्वेश्चन है हमारा तो नहीं इसमें भी सेम क्वेश्चन है हमारा और इस वाले में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें क्वेश्चन है कि पटकथा से आप समझते क्या है और इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए? 3 मार्क्स में। तो देखो, पटकथा शब्द से हमारा तात्पर्य ऐसी कहानी है जो कि पर्दे पर दिखाई जाए। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि वह कहानी जो टेलीविज़न अथवा सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है, उसे पटकथा कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है?
तो संरचना इस तरह से होती है कि फिल्म या दूरदर्शन की पटकथा में जो है वो पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य ये सभी इसमें होते हैं और साथ ही साथ इसका एक क्रम के रूप में विकास होता है। ठीक है? इसमें छोटे दृश्य भी होते हैं और असीमित घटना स्थल भी होते हैं। इस कथा को हम फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड फ्लैशबैक क्या होता है? ये हमारा अतीत होता है और फ्लैश फॉरवर्ड जो होता है यानी कि ये हमारे जो भविष्य होता है उसके बाद में जो घटनाएँ होती हैं उसको यहाँ पे दर्शाता है। तो पटकथा होती क्या है? इसकी संरचना कैसी होती है? ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन है कि स्वैवृत में कौन-कौन से बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है? ठीक है? तो सबसे पहले ये साफ हो, सुंदर ढंग से लिखा होना चाहिए। स्वैवृत में सरल और स्पष्ट जो भाषा शैली है उसका उपयोग किया गया हो। स्वैवृत में जानकारी देते समय अपने बारे में ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बिल्कुल ही ना लिखें, जो है वही लिखें। स्वैवृत का आकार ज़रूरत से अधिक बड़ा ना हो या और छोटा भी ना हो। स्वैवृत ईमानदारी का होना चाहिए। अब तीसरे में खा में देखिए क्या-क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन में क्या अंतर है? तो प्रतिवेदन जो बेसिकली क्या है कि प्रतिवेदन शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? विद धातु के योग से। इसका अर्थ है कि सम्यक अर्थात की पूरी जानकारी यानी कि प्रतिवेदन का मतलब हो जाएगा सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। ठीक है? रिपोर्ट क्या हो जाएगी? तो रिपोर्ट जो है बेसिकली इस चीज़ में हम पढ़ सकते हैं कि जब प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य, योजना इत्यादि का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण हो, जो लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे इससे क्या होता है कार्य की विशेष जानकारी मिलती है, साथ ही विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से जो संस्तुति या निष्कर्ष वो हमें मिलता है। तो ये क्या है? ये है आपका प्रतिवेदन का मतलब। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट को सामान्य अर्थ में प्रतिवेदन भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रतिवेदन का थोड़ा-सा एक तरीके से कह सकते हैं एक रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन का थोड़ा और एक बड़ा रूप हो जाती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर जो है, वो किसी मरीज़ की रिपोर्ट पढ़ता है। संवाददाता होते हैं, वो समाचार पत्र में रिपोर्ट लिखते हैं, तो ये सारी जो है, वो रिपोर्ट हम इस संबंध में कह सकते हैं, ठीक है? तो रिपोर्ट क्या, प्रतिवेदन में अंतर क्या, ये समझ गए होंगे। फिर आता है कि पटकथा लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, जब भी आप पटकथा लिखें, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दृश्य का बँटवारा आपको जब कर रहे हो, तो ये देखना होगा कि आप किस आधार पे कर रहे हैं। जब भी दृश्य का बँटवारा करें तो हमेशा घटनास्थल का उल्लेख करें और दृश्य के बँटवारे के साथ ही घटनास्थल के समय संकेत भी दिया जाए, उस व्यक्ति को सूचना भी दी जाए, घटना किस स्थान पे होगी, खुले या फिर बंद स्थान पे ये भी समझाई जाए, पात्रों की जो गतिविधियाँ हैं उसको संकेत के रूप में भी समझाया जाए, ये सारे पॉइंट लिख देंगे। अब परिपथ ये सारी पॉइंट्स जो हमने देख लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट था, थर्ड वाला, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, थर्ड का खा। अब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारा क्या है कि प्रतिवेदन कहते किसे हैं और कोई इसका एक प्रकार लिखिए। नाटक और फ़िल्म की पटकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले प्रतिवेदन और उसके प्रकार। प्रतिवेदन जो है वो किसी भी घटना या फिर कार्य योजना इत्यादि का अनुभव और तथ्यों का एक परिपूर्ण ब्यौरा होता है, ठीक है? जो कि लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो कार्य किया गया, जो घटना हुई है, जो कार्य योजना उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ विशेष जानकारी दी जाती है और विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष सुझाव निकाला जाता है। प्रकार क्या होते हैं? तो एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? जब कोई सरकारी संस्था या फिर कोई सरकार का अधिकारी जो है वो लिखता है और अनौपचारिक जब कोई व्यक्ति अपने लिए लिखता है, सिंपल सा। ठीक है? सेकंड क्या है? नाटक और फ़िल्म की पटकथा में अंतर क्या होता है? तो देखो नाटक और फ़िल्म की पटकथा में अंतर क्या-क्या होता है? नाटक के दृश्य जो है वो बहुत लंबे-लंबे होते हैं, जो आपने सीरियल्स देखे हैं, धारावाहिक देखे हैं। लेकिन फ़िल्म के दृश्य बड़े होते हैं? नहीं, 3 घंटे की तो फ़िल्म ही होती है, तो काफ़ी छोटे होते हैं। नाटक में घटनास्थल जो वो सीमित होते हैं, लेकिन फ़िल्म में घटनास्थल जो है वो बहुत अधिक होते हैं। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, जो कि एक दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन सिनेमा की कथा का विकास कई प्रकार से होता है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, यानी कि नाटक जो है वो रियल टाइम बेस्ड होता है और जो सिनेमा होती है, जो फ़िल्म होती है, जो फ़िल्म की पटकथा है, वो पूर्व रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन्स आपके। अब क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपके बाकी के सैंपल प्रश्न में आपको करवाए गए हैं तो। हाँ, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अच्छा प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? कोई 4 बातें बताइए। तो देखो, प्रतिवेदन में किसी भी प्रकरण या घटना के बारे में कुछ जो प्रसंग है, उसके बारे में कुछ हमेशा प्रमुख बातें ही आपको लिखनी चाहिए, ठीक है? प्रतिवेदन में जो बातें वो विस्तार से नहीं बल्कि हमें संक्षेप में और एक क्रम के अनुसार लिखनी चाहिए। प्रतिवेदन में हमेशा सच्ची बातें लिखें, अर्थात यही कारण होता है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधी नहीं होती, अर्थात यह सरल होती है और दिलचस्प होती है। प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना या विषय की साफ तथा जीवित जो तस्वीर है, उसे जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके मन पे उभरती है।
पटकथा लेखन में कंप्यूटर की जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए। तो देखो वर्तमान समय में पटकथा लेखन में जो कंप्यूटर है उसका उपयोग भी होने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके माध्यम से पटकथा का प्रारूप बनाया जाता है और पहले से बना हुआ भी आता है। कंप्यूटर जो है उससे सुझाव दे सकता है और जो व्यक्ति है वो चाहे तो उसे माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, 2 मार्क्स के आपके पटकथा प्रतिवेदन के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई और इसमें पॉइंट है तो पटकथा से संबंधित ध्यान में रखने योग्य बात ये भी हमने देख ली। तो इस तरीके से बेसिकली सेक्शन नंबर ए जो था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ऑलरेडी बच्चों हमारे 40 मिनट जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और 40 मिनट के अंदर हमने सेक्शन ए की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिए हैं। अब सभी जो आपके सैंपल बस हैं उनका मैं सेक्शन बी निकाल के रख लेता हूँ और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो ये सभी मैंने सेक्शन एक बी आपका जो है वो निकाल लिया है यहाँ पे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आंसर है उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो बात करें आपके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3+3 यानी कि 3 मार्क्स का एक है। पहला प्रश्न है, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए। पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं भाई पंक्ति जो पंक्ति है उसका काव्य सौंदर्य क्या है। तो कवि की माँ की जो आंखें हैं वो बस के पंचर के मतलब जो बस है उसके जो पहिए होते हैं, पंचर पहिए, उसके समान है। क्योंकि इस तरह जो माँ है उसकी, वो मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे जो पड़ाव शब्द है, वो इसके लिए उपयोग किया गया है। 1 सेकंड देखो दोबारा समझो, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। कवि की जो माँ की आँखें हैं, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है? वो सही से देख नहीं पाती, इसलिए कहा गया है कि कवि की माँ की आँखें जो एक बस का पंचर पहिया होता है, उसके समान होती हैं। अब यहाँ पे जो पड़ाव शब्द है, वो इस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है कि माँ जो है, वो जीवन के अब अंतिम समय में आ चुकी है, जिसको जो कभी भगवान को प्यारी हो सकती, कहा नहीं जा सकता कब। यहाँ पर जो है, वो प्रतीकात्मक का समावेश किया गया है। पंक्ति की विशेषता ये है कि यहाँ पे दृश्य बिंबी साकार हुआ है। पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इससे आँखें मतलब इसमें आँखों के पंचर पहिए जो है कहा गया है, तो इसमें रूपक अलंकार जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया ये वाला। सेकंड क्या है? बादल को घिरते देखा कविता में प्रणय कलह किसके लिए उपयोग किया गया और क्यों किया गया? तो देखो, बादल को घिरते देखा कविता में प्रणय कलह जो है वो चकवा और चक्की के लिए उपयोग किया गया। किसके लिए? चकवा और चकवी के लिए। कहा जाता है कि चकवा और चकवी जो है वो शराब से ग्रस्त हैं। वे रात को अलग हो जाएंगे और यहाँ पर उसी शराब का उल्लेख किया गया है। अभिशापित चकवा और चकवी रात को अलग हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से पूरी रात अलग होने की वजह से रोते रहते हैं और जब सुबह होती है, ठीक है, तब उनका रोना बंद हो जाता है, क्रंदन बंद हो जाता है। वे दोबारा तालाब के किनारे हरीश शैवालों की जो पट्टी होती है उस पे मिलते हैं और कहते हैं कि मीठी लड़ाई उनकी उनकी शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि मानो चकई जो बोल रही चकवा से कि तुम मुझे रात को छोड़कर क्यों चले गए थे। तो यही कहा, ये जो है वो प्रणय कलह कवि ने स्वयं देखा है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका हो गया सेकंड वाला। थर्ड क्या है कि कवित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में जो आने वाली कठिनाइयाँ थी, इनको इंगित करने के लिए मनुष्य के भीतर किन गुणों को विस्तार करना चाहा? तो वो कौन-कौन से गुण थे? देखो भाई, सबसे पहला था कि मनुष्य के सबसे पहले वो उसे दृढ़ निश्चयी बनाना चाहती थी। साथ ही साथ उसके उसके अंदर जो परिश्रम का गुण है, उसको विकसित करना चाहती थी। उसे उसके अंदर जो निडर है, यानी कि डर की भावना उसे खत्म करना चाहती थी। उसे भावुक के स्थान पर देश प्रेमी बनाना चाहती थी। साथ ही साथ उसके अंदर जो है मृत्यु का भय निकाल कर लक्ष्य को पाने की जो एक गुण होता है, जो लक्ष्य को पाने का एक जज़्बा होता है, वो उसमें भरना चाहती थी। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे ये सभी क्वेश्चन आंसर हो गए। अब बाकी सैंपल में भी देख लेते हैं हम कौन-कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस सैंपल पर अगर हम देखें तो पहला प्रश्न है कि रिश्ते खुलते नहीं हैं, कवि के सामने ऐसी कौन-सी व्यवस्था है जिससे आपसे रिश्ते खुलते नहीं? तो देखो, रिश्ते खुलते नहीं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनके घर में घोर गरीबी है और गरीबी के कारण जो रिश्ते उनमें खिंचाव, तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? और ये सब एक-दूसरे के सामने आने से कतराते हैं। इस वजह से सभी में बातचीत बंद हो जाती है और ये रिश्तों के माध्यम से व्याप्त जो मधुरता होती है उसे कम कर देता है। यानी कि करीब होते हुए भी वे एक-दूसरे को अपनी मन की बातें व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा है, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है, इस पंक्ति का आशय। तो कस्तूरी मृग जो है वो पूरे जीवन भर अपने नाभि से निकली जो कस्तूरी गंध होती है उसके पीछे भागता रहता है। उसे सत्य का भान नहीं होता है कि वह जो गंध है वो उसकी नाभि से आ रही है। जब वह ढूँढ-ढूँढ कर थक जाता है,
तो वह अपने पर ही चिढ़ने लगता है और ये उसकी असमर्थता के कारण होता है। थर्ड है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में अमरता शब्द का संबोधन किस लिए किया गया और क्यों किया है? तो सिंपल सा है कि एक मनुष्य के अंदर जो आत्मा होती है, चाहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा मरती नहीं है, ना ही तो वो जलती है, ना ही तो उसकी उसका अंत है। वो एक परमात्मा का अंश है, इसीलिए इसको अमरता शुद्ध कहा गया है। ठीक है? तो सिंपल से ये क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी वही है कि वैसे तो हम सज्जन हैं क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। जो कवि धूमिल है उनका क्या आश है? अगर अमीर होते तो क्या सुजन करीब नहीं होते? इसका मतलब क्या है? तो देखो, कवि ने यह बात बहुत सोच समझ कर बोली है। क्यों बोली है? कि गरीबी जो है वो यदि रिश्तों में खिंचाव और तनाव उत्पन्न कर देती है, तो अमीरी रिश्तों में दरार बना देती है। क्योंकि लोग पैसे के पीछे भाग जाते हैं, ठीक है? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लालच से आ जाता है, समय की कमी हो जाती है, रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे को भूल जाते हैं, ये सारी चीजें। और जो गरीब लोग होते हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं, जब पैसे नहीं होते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से बोलते नहीं, ये सारी चीजें हैं। दूसरा है कालिदास के मेघदूत का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो कालिदास जो थे, मेघदूत संस्कृति के प्रसिद्ध कवि नाटककार कालिदास के द्वारा रचित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेघ ने इसमें दूत के रूप में कार्य किया होगा। तो ये एक प्रेम कहानी है। इसमें धनपति कुबेर जो थे, उन्होंने अपने जो अलकापुरी यहाँ से एक जो यक्ष था उसको निष्कासित कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो यक्षिणी से प्यार करता था। यक्ष जो था वो दक्षिण दिशा में स्थित रामगिरी में बने आश्रम में रहने लगता था। लेकिन जैसे-जैसे 8 महीने बीते, बारिश ऋतु आई, तो उसे अपनी पत्नी यक्षिणी की याद आने लगी और वो व्याकुल हो गया और उसने मेघ से कहा कि तुम मेरा संदेश जो है वो मेरी प्रेमिका तक पहुँचा दो, और उसे विभिन्न स्थानों की जो पहचान थी, रास्ता था, वो बताया और उसने एक दूत के रूप में कार्य किया था, ये वाला। उसके बाद है, ये क्वेश्चन तो हमारा सेम है जो कि अभी हमने देख ही लिया है। अब इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन है हमारे। निशा काल, ये तो ठीक है, वही वाला है जो चकवा-चकवी वाला क्वेश्चन था हमारा। और हाँ, 1 सेकंड। पत्नी की आँखें हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूरी है कि पत्नी की आँखें नहीं हैं, ये हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, कवि से इसका क्या आशय है? तो देखो, पत्नी की आँखों से उसे हिम्मत मिलती है। वह हर स्थिति में अपने पति के साथ रहती है। वह अपनी आँखों के माध्यम से उसके आत्मसम्मान को बनाए रखती है। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो जाएँ, उसकी आँखें हमेशा उसे सही दिशा दिखाती हैं। इसीलिए वे आँखें नहीं, हाथ हैं। पत्नी की आँखों में उसे दिलासा दिखता है, हिम्मत और प्रेम मिलता है, जिससे उसे लड़ने की हिम्मत मिलती है। ठीक है? और ये गा वाला तो हमने देख ही लिया बेसिकली। अब देखो जो ऑफिशियल था, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो 2 प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। पहला है, इसमें से आपको कोई एक करना है, याद रखिए पहले तो आपको कोई एक करना है। बादल को गिरते देखकर कविता में बादलों के सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो किन-किन चित्रों का चित्रण किया गया है? सबसे पहले तो है फूलों में व्याप्त मकरंद का, दिए की लौ का, झरने के पानी के चंचल रूप में बहने का, प्रकृति के कणारूपी जल का, आकाश के तारे का, बिजली और बादल का, अंकुर फूटते हुए बीज इत्यादि। 1 सेकंड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन का आंसर जो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया, ठीक है? हाँ, ये जो पहला वाला प्रश्न है कि किन-किन दृश्यों का जो चित्रण किया गया, वो देखो यहाँ पे ये वाला है कि हिमालय में विद्यमान जो झीलें हैं, जो हंस हैं, उनके तैरने का दृश्य है। साथ ही साथ ओस की जो बूँद है, उनका कमलों पर गिरने का दृश्य का चित्रण है। वसंत ऋतु में सुंदर सुबह जो होती है, उसका एक चित्रण है। चकवा और चकवी के सुबह मिलने का दृश्य का चित्रण है। कस्तूरी हिरण के खुद पर चिढ़ने का चित्रण है और किन्नर तथा किन्नरी के दृश्य का चित्रण है। सिंपल सा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती है? तो देखो, प्रकृति जो है कई प्रकार से सहायक होती है। जैसे फूलों में बहता हुआ मकरंद, दिए की जो लौ होती है, झरने का जो पानी तो वो चंचल रूप में बहता है। प्रकृति का करुणारूपी जल, आकाश के तारे, बिजली और बादल, अंकुर फूटते हुए बीज इत्यादि जो है वो मनुष्य की प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य इनकी सहायता से, इनको देखकर उत्साहित होता है और निडरता पूर्वक अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ठीक है? तो 6 में आपके ये 2 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। 2 मार्क्स के, एक आपको करना था इसमें से बस। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है आपका 6 वाला, इसमें क्या है कि सब आँखों के आँसू ओझले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया? तो यहाँ पे जो है वो आँसू जो है वो एक पवित्रता का प्रतीक है। इसमें छल कपट नहीं होता है, या ये तो पवित्र होते हैं और साथ ही साथ निर्मल भावना का प्रतीक भी होते हैं। चूँकि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है, इसीलिए निराधार नहीं होते। अथवा में क्या है कि कुबेर और कालिदास के मेघदूत के आपस में क्या संबंध है? बादल को गिरते देखा कविता के नाम पे बताओ। तो देखो, कालिदास के द्वारा रचित जो मेघदूत है, जिसमें मेघ ने दूत का कार्य किया है, ये एक प्रेम की कहानी है और इसमें धनपति कुबेर ने यक्ष को एक वर्ष के लिए निर्वासन दंड दिया था। उस अवधि में
जो यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी जो प्रियतमा थी उसके पास भेजा था, ये दोनों में संबंध है। ठीक है? अब इसमें देख लेते हैं छोटे-छोटे 2 क्वेश्चन कौन से हैं हमारे। तो एक है कस्तूरी मृग के स्वयं पर चढ़ने के कारण, ये हमने देख ही लिया है। आँसू उजले किसके उपयोग में किया गया, ये भी हमने देख ही लिया है। अब इसमें देख लेते हैं हाँ, यहाँ पे देखो महादेवी की कविता के अनुसार प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होती है, ये भी हमने देख लिया है। बादल को गिरते देखा, ये भी हमने देख लिया। तो मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कविता से संबंधित, आपके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं चैप्टर से संबंधित। तो चैप्टर से संबंधित सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 प्रश्नों के आपके उत्तर लिखने 3 मार्क्स से हैं। कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही पात्र गूंगा है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि गूंगे कहानी में एक ही किशोर जो गूंगा है, इसके माध्यम से समाज में जो वर्ग है उसमें शोषित पीड़ित जो मानव है उसकी अवस्था का चित्रण किया गया है और ऐसे विकलांगों के प्रति जो संवेदनहीनता है उसको रेखांकित किया गया है। साथ ही साथ वो लोग जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जो प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें गूंगे के समान बताया गया। लेखक के अनुसार आज का जो समाज है वो अन्याय के प्रति गूंगा या फिर उपेक्षित रहता है। समाज में जो बुराइयां फैली हैं वो उसे देखने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी गूंगापन और बहरेपन के समान है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो अत्याचार तो करते हैं और लोगों के प्रति अगर हम देखें करुणा भाव तो होती है, लेकिन वो डर जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए, हम ज़िम्मेदारी जो है हमारे उस पे आ जाएँगे। साथ ही साथ जो हम जो है हमारे सुख जो है वो हमारे खत्म हो जाएँगे। तो इसकी वज़ह से लोग क्या है कि उनके अंदर करुणा की भावना ज़रूर होती है, ठीक है? कुछ करने का अवसर तो मिलता है, लेकिन जब अवसर मिलता है तो वो खुद भी शोषणकर्ता बन जाते हैं और जो नहीं भी बनते तो वो मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो इसीलिए गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके कई कारण हैं। जो सूची बनाने वाले लोग जो थे, वो समाज के उच्च और संभ्रांत वर्ग के होंगे, ब्राह्मणवादी मानसिकता के होंगे। साथ ही साथ वो ये नहीं चाहते होंगे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार हैं, मानवतावादी विचार हैं, ये आम जनता तक पहुँचे। क्योंकि ये सभी जो है अगर विचार उन तक पहुँचते हैं, लोगों तक, तो हमारी जो एक वर्चस्व हमने अपना बना रखा है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ज्योतिबा फुले की जो शिक्षा की नीति थी जिसमें ये कहती हैं कि शिक्षा पर किसी का भी एक अधिकार नहीं होता है। तो अगर एक अधिकार नहीं हुआ तो दलित वर्ग, शोषित वर्ग जो है, निम्न वर्ग है, उसको पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए इनके विचारों को जो है इनका नाम जो नहीं लिया गया। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता, स्त्री शिक्षा के बारे में उनके जो अधिकार की ये बात करती थी, इसी वजह से समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते थे। इसीलिए इनका नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं लिया गया था। सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसने के व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आया और क्यों? तो देखो इस तरीके से देखेंगे। सूबे सिंह के संपर्क में आने के बाद, देखो सूबे सिंह क्या है, ये भट्टा मालिक मुख्तार सिंह था, इसका अध्यक्ष बेटा था। उसने किसनी को दफ्तर में सेवा टहल का काम दे दिया था और भट्टे पर भी काम करती थी। लेकिन शुरू-शुरू में जो किसी का भी इसी तरफ ध्यान नहीं गया था। धीरे-धीरे वह गारे और भट्टे के काम को छोड़कर कहाँ आने लगी, दफ्तर में, और किसनी के पास बहुत सारी सुविधाएँ आने लगी जिसकी मज़दूर भी कल्पना नहीं कर सकते थे। वो हैंडपंप के पानी से मतलब उसके साथ पास जो बहुत आधुनिक जो सुविधाएँ थी वो आने लगी थी। ट्रांजिस्टर पर वो फ़िल्में, गाने सुना करती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, इस तरीके से। उसका जो पति था महेश, वो उसकी उपेक्षा करने लगती थी और ज़्यादातर समय अपना दफ्तर में बिताती थी और वहीं पे खिलखिलाती थी। कई बार सूबे सिंह के साथ वो शहर भी जाने लगी थी, जिससे कई दिनों तक वो लौटती नहीं थी शहर से, घूमती थी अच्छे से, और जब लौटती थी थकी-हारी निडर, और वे अन्य मज़दू ये जो बात थी वो अन्य मज़दूरों में कानाफूसी का कारण बन गई कि कुछ सुविधाओं के कारण शोषण और गलत रास्ते पर ये चल पड़ी है किसनी, जहाँ से अब इसके लिए लौटना मुश्किल है। ठीक है? तो आपके 3 मार्क्स से चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन हो गए। और फिर हम देख लेते हैं चैप्टर से संबंधित आपके और भी 3 मार्क्स से कौन-कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 मार्क्स से संबंधित हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएगा, ये रहा। देखो, ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, ज्योतिबा फुले का समाज सुधारकों सूची में नाम क्यों नहीं लिया जाता है? हाँ, ये वाला हमें करना है कि चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे, सूखे के आधार पे खाना, मतलब उसकी पूरी जो कहानी की मूल संवेदना है, ये समझाइए। ठीक है? तो कहानी में जो लेखक है, उसने किसी तरह से गुज़र-बसर करे जो मज़दूर वर्ग है, उसके उनका जो शोषण किया जाता है, उनकी जो यातना है, उसके बारे में यहाँ पे चित्रण किया गया है। मज़दूर वर्ग जो है, अगर वो इज़्ज़त से जीना भी चाहे, तो सूबे सिंह जैसे जो समृद्ध ताकतवर जो लोग हैं, वो उन्हें जीने भी नहीं देंगे। हमारे समाज में व्याप्त जो जातिवादी मानसिकता है, वो इसकी एक अहम भूमिका है, क्योंकि शोषक वर्ग जो है, वो ये देखता है कि हम इसे एक जातिवाद के आधार पे बाँट देंगे और ये हमारे पास ही रहेंगे, तो ये मतलब कि ये रोज़ी की जो समस्या है, उसमें उलझ कर रह जाएँगे और हमारा काम करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो वो इसके अंतर्गत आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें?
मनुष्य की करुणा भावना उसके भीतर गूंगेपन की जो प्रतिछाया है वो है। कहानी के आधार पे वर्तमान समाज की परिवेश में संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो देखो, संवेदनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। इसी के प्रभाव के कारण मनुष्य ने दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली हैं। वह भावना के मन में ही रखता है एवं वो मूक अवस्था में ही बना रहता है। यदि कभी भी उसके मन में ये आ भी जाए कि मतलब जो गूंगे लोगों के प्रति अगर वो कुछ करना भी चाहे, तो इन चीज़ों को सोचकर कि उसका भविष्य में क्या स्थान होगा, ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी, इन सारी चीज़ों को सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाते। तो मनुष्य की करुणा की जो भावना है, वो उनके अंदर व्याप्त जो गूंगेपन जो है उसकी प्रतिछाया ये लिख देंगे। ठीक है? अब देखो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन में 7 कौन-कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। नहीं, ये वाले नहीं किया हमने। थर्ड वाला हमने नहीं किया, इसको देख लेते हैं क्या है ये। तो देखो, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निजी समस्याओं को रेखांकित किया गया है। जाति भेद अभी तक कायम है, मजदूर वर्ग का शोषण होता है, ये यातना को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। ये नरकीय जीवन जीते हैं, सुविधाओं का अभाव होता है। समाज में सुरक्षित स्त्रियां जो सुरक्षित नहीं है, वे दोहरे शोषण का शिकार हो जाती हैं। समाज में शोषण को देखकर चुपचाप रहने की जो मानसिकता है, वो बताएंगे। उपरोक्त समस्या के प्रति जो लेखक का दृष्टिकोण है, वो मानव और सुकिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। दोनों ही अच्छे से अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन शोषणकारी वर्ग है, वो उन्हें इस जीवन को अच्छे से जीने नहीं देता है। वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और कष्टपूर्वक जीवन जीने के लिए कहीं और चले जाते हैं और खानाबदोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जो बड़े-बड़े प्रश्न है उसमें और देख लेते हैं। वंश संवेदना हम देख ही चुके हैं। शीर्षक गूंगे है, एक ही पात्र है, ये भी देख ही चुके हैं। ये भी हम देख ही चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये वाले खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जिसमें हमारे 2 मार्क्स के 2 होंगे, लेकिन आपको कोई एक करना है। तो पहला है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में कौन-कौन से परिवर्तन करना चाहेंगे? तो देखो, इन्होंने क्या किया था कि स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कदम उठाए थे। तो मैं क्या करूँगा, मैं भी उनकी ये जो वर्तमान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्त्रियों की दशा जो है शोचनीय है, दयनीय है, वहाँ पे अभी भी शिक्षा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो मैं वहाँ जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूँगा, उन्हें जो उत्तराधिकारी का अधिकार है, वो दिलवाना चाहूँगा, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहूँगा, जागरूक करूँगा इस तरीके से। और ये वाला क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। अब देख लेते हैं इसमें जो छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, उसमें कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये वाला है कि असगर जो ठेकेदार है, ठीक है? उसके साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों विफल पड़ा? तो देखो, सूबे सिंह जो था, उसकी मानव पर थोड़ी गलत नज़र थी। अतः असगर ठेकेदार ने मानव को बुलाने के लिए कहा था। लेकिन जब असगर ठेकेदार ये देखता है कि मानव तथा सुकिया को कहा कि सुकिया क्रोधित हो मतलब कि असगर ठेकेदार ने कहा कि मानव जो है नहीं। हाँ, असगर ठेकेदार ने कहा कि मानो तुम्हें सूबे सिंह बुला रहा है। तो सुखिया काफ़ी क्रोधित हो गया। तो इस स्थिति को भाँप कर जसदेव ने ये फैसला किया कि मानो के स्थान पे वो जाएगा। और जब मानो के स्थान पे सूबे सिंह ने जसदेव को देखा, तो उसने उसकी पिटाई कर दी इसी। और इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन ये हम कर ही चुके हैं इज़िली। और इसमें देख लेते हैं कोई छोटा क्वेश्चन हमारा छूट रहा है तो हाँ, ये वाला छूट रहा है कि गूंगे में हाँ, ये भी ठीक है कि खानाबदोश पाठ में जसदेव की पिटाई के बाद मज़दूरों का समूचा दिन कैसा बीता? तो जसदेव की पिटाई के बाद मज़दूरों का समूचा दिन डर और दहशत में बीतता था। इस घटना के बाद मज़दूर जो थे वो सभी डर गए थे, भय में जी रहे थे कि ना जाने कब सूबे सिंह फिर से आएगा और मार पिटाई का एक दौर फिर से चल उठेगा। जैसे ही शाम हुई भट्टे पर सन्नाटा छा गया। गूंगे में ममता है, अनुभूति है, अमनुष्यता है। ये कैसे दिखती है आपको? तो देखो, ममता है, ये हमें कैसे दिखती है? तो ये हमें इस तरीके से दिखते हैं कि वह चमेली से प्यार करता है, उस पे गुस्सा नहीं होता है और उसका प्रतिकार भी नहीं होता है। अनुभूति कैसे दिखती है कि वो ये सब जानता है, वह कुछ भी सुन नहीं सकता, लेकिन लोगों की जो व्यावहारिक चेष्टा है उसके बारे में समझ लेता है और वह मन के भावों को पढ़ भी लेता है। मनुष्यता है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि गूंगा जो है चमेली का पुत्र बसंता जब गलती करता है तो उसे मारता नहीं है और अपना हाथ रोक लेता है। ठीक। अब इसमें देख लेते हैं कोई छोटे-छोटे प्रश्न है हमारे तो उसके बारे में भी। तो हाँ, ये भी देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गूंगा जो है दया सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता है। तो देखो, अधिकार जो है वो हमेशा अपनत्व से उपजता है। चमेली जो है वो उसे वो अधिकार नहीं दे देती। ठीक है? चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से प्रतिकार से गूंगे की आँखों में स्पष्ट दिखाई देता था कि वह केवल अधिकार चाहता है। अधिकार ही वह चीज़ है जो उसे प्रेम, मान-सम्मान तथा समानता का भाव देता है। अतः दया, सहानुभूति ये उसे नहीं दे सकती। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड। हाँ, अब देखो, जैसे हमारा अब आता है प्रश्न नंबर 9। इसमें देखो बेसिकली 2 प्रश्न हैं और 2 प्रश्नों में अलग-अलग प्रश्न भी पूछे गए हैं।
सबसे पहला का है, इसमें आपको 1 मार्क्स के 2 प्रश्न हैं, आपको किसी एक का आंसर देना है। तो पहला ये है कि मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी बातें उभर कर आती हैं? तो देखो इसमें यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं। कौन-कौन सी? सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसके जो पिता थे, वो अपने बेटे के दुःख को समझते थे और इसी की वजह से मकबूल के पिता ने देखा कि जब दादा की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा दुःख से निकल नहीं पा रहा है, देख लिखा दुःख है ये, ठीक है? उसके दुःख से निकल नहीं पा रहा है, तो सख्ताई नहीं की। वो काफ़ी नरम दिल के थे और उसका दाखिला बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया, ठीक है? जिसकी वजह से वो दुःख भुलाने में काफ़ी उसे सहायता हुई। साथ ही साथ उसने ये देखा कि मेरा बेटा जो है, उसे उसके अंदर एक कला है, ठीक है? ड्राइंग की कला है, तो उसने उसको पहचाना और उसके लिए ऑयल पेंटिंग का सारा सामान मँगवा दिया इस तरीके से। सेकंड है, नाना के घर में किन-किन बातों का निषेध था? तो नाना के घर में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अ तालाब में नहीं नहाना है, पशु-पक्षियों को नहीं पालना है, बाहर जाकर नहीं खेलना है, उपवन नहीं लगाने हैं, घूमना नहीं है, पतंग नहीं, लट्टू नहीं, ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कार्य करना है, वो है पढ़ने का कार्य और कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके 1 मार्क्स के। अब इसमें हम देख लेते हैं दूसरे को, इसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे है कि मकबूल के पिता सॉरी जो मकबूल था, उसका अपने परिवार में से सबसे ज़्यादा किसके साथ लगाव था? तो वो था दादाजी के साथ। जब दादा की मृत्यु हो जाती है, तो उसे बहुत दुःख पहुँचता है और यह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, वो काफ़ी गुमसुम हो गया था। शरत और उसके पिता मोतीलाल के बीच में कौन-कौन सी समानता देखने को मिलती है? तो शरत अपने पिता के समान साहित्य पढ़ने वा के लिए शौकीन था। साथ ही साथ जिस तरीके से उसके पिता स्वतंत्र थे, वो भी स्वतंत्र व्यक्ति था, इसीलिए नाना के बंधन कभी उसे रोक नहीं पाए थे। शरत के पिता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे, ऐसा ही उसका बेटा भी करता था। वो यायावर प्रकृति थे, दोनों ही, यानी कि उसके पिता जो थे, वो यायावर प्रकृति थे और इसी के साथ ही शरत भी जो था, वो भी यायावर प्रकृति का ही व्यक्ति था। इस बारे में देख लेते हैं तो क्या-क्या है कि कौन-कौन से निषेध है। हाँ, ये वाला है हमारे लिए कि लेखक जन्मजात कलाकार है। ये जो आत्मकथा है इसमें कहाँ पर उद्घटित होता है। तो जब लेखक पहली बार बोर्डिंग स्कूल में अपने पढ़ने जाता है, तो चित्रकला की जो कक्षा चल रही होती है, तो उसमें जो मास्टर होते हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे ये जो मैंने चिड़िया बनाई है, इसका चित्र अपने ब्लैक जो स्लेट है, उस पे उतारें। तो केवल लेखक ही ऐसा होता है, जैसे चिड़िया की हूबहू वही प्रतिलिपि उतारी थी, उकेरी थी, जो लेखक जो कि जो उसके मास्टर थे, टीचर थे, उन्होंने उस पे ब्लैक बोर्ड पे बनाई थी, ठीक है? तब लेखकों को ये एहसास हो जाता है कि इसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। अब हम देखेंगे 9वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब इस दूसरे पार्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है, दूसरे पार्ट में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। 3 + 3 यानी कि 2। दुकान पर बैठे-बैठे मकबूल के भीतर कलाकार उसके किन-किन कार्यकलापों से जो है वो अभिव्यक्त होता है? तो देखते हैं यहाँ पे नीचे कौन-कौन सा अभिव्यक्त किस तरीके से होता है। इसका आंसर जो है, हाँ, दूसरे पे है यहाँ पे बेसिकली। मकबूल जो है वो दुकान पर बैठने के बाद भी ड्राइंग तथा पेंटिंग करने में अपना सारा ध्यान लगाता था। वह गल्ले का मुँह ज़बानी हिसाब अपने मुँह ज़बान पे रखता था। इसके साथ ही अपने आस-पास के जीवन में जो भी वहाँ पे व्याप्त होता था उसके स्केच उकेरता था। इस तरह वह अपने आस-पास आने वाले और उठकर, बैठकर जाने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनका स्केच जो है वो बना लेता था। इसमें घूंघट ओढ़े मेहतरानी, पेंच वाली पगड़ी पहने हुए व्यक्ति, गेहूँ की बोरी उठाने वाला मज़दूर, सिजदे के निशान व दाढ़ी से युक्त एक पठान, बकरी के बच्चे का स्केच वो बनाया करता था। उसने एक फ़िल्म देखी थी सिंघम, इसी से प्रेरित होकर उसने अपनी सभी जो किताबें थी वो बेच दी और उसने ऑयल पेंटिंग करने का इरादा बना लिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन है कि उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुःख पहुँचाने के अलावा साहित्य का कोई उद्देश्य हो भी सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा और आपसे आपके विचार से क्या उद्देश्य हो सकता है? तो देखो जो शरतचंद्र थे, जब वो बचपन में उन्हें जो साहित्य था वो काफ़ी दुखदाई लगता था। क्यों? क्योंकि उन्हें विद्यालय में सीता, वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुण, प्रकांड, व्याकरण ऐसी जो साहित्यिक रचनाएँ थी वो पढ़ाई जाती थी और जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो इसीलिए पंडित जी के द्वारा उन्हें रोज़ मार खानी पड़ती थी और अपने बचपन में साहित्य उन्हें इसीलिए ज़्यादा दुखदाई लगता था। ठीक है? और हमारे विचार से साहित्य के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि साहित्य से हमारा मनोरंजन भी हो जाता है, साथ ही साथ अच्छा समय भी बीतता है। यदि आप एक अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, उसकी सोच को एक नई दिशा भी मिलती है। साहित्य में इतिहास संबंधी बहुत से तथ्य विद्यमान होते हैं और साहित्य के माध्यम से इतिहास की जानकारी भी मिलती है। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त जो मान्यताएँ हैं, जो विषमताएँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, उन सभी के बारे में हम जान सकते हैं और उन्हें किस तरीके से दूर करना है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। उसके बाद है कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था और अब इसमें क्या बदलाव आया है? तो देखो कला के प्रति लोगों का नज़रिया, पहले जो था वो लोग कला की उतनी कदर नहीं करते थे जितनी कदर अब करने लगे। पहले क्या था कि ये जो कला थी वो सीमित थी, कहाँ तक
राजे महाराजाओं व अंग्रेजी दफ्तरों, अंग्रेज जो अफसर थे उनके आसपास तक। लेकिन आज कला और कलाकार दोनों का ही सम्मान किया जाता है। अब शिक्षा में भी इसे अभिन्न अंग बना दिया गया है। आज यह एक जीविका का मजबूत साधन बन गया है। विभिन्न स्थानों पर कलाकार इसके माध्यम से काफी पैसा कमा रहे हैं, काफी नाम कमा रहे हैं। ठीक है। आदमी जो है अपनी रुचि इसमें रखता है, वह बेशक से प्रसिद्ध देखो मतलब सभी व्यक्ति जो है वो कला में रुचि रखते हैं। अब व्यक्ति के द्वारा जो भी फेमस कलाकार होते हैं उनकी जो एक्चुअल पेंटिंग होती है वो तो ला नहीं सकते, तो शोभा बढ़ाने के लिए उसकी जो फोटो कॉपी होती है वो ही ले आते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे लिख देंगे तो हम कह सकते हैं कि अब जो कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले जैसा नहीं रहा है, उसमें काफी बदलाव आया है। तो इस तरीके से सैंपल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं इस बारे में क्या क्या है। तो यहाँ पे है मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना है उसका वर्णन कीजिए। तो देखो मकबूल जो था सिंपल सा आपको यहाँ पे वही जो उसने एक चीज कह सकते हैं जो अपने सामान बेचा था ऑयल पेंटिंग के लिए, वही आपको चीज यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद है आवारा मसीहा पाठ के आधार पे बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने लिखने के तौर तरीकों में क्या क्या डिफरेंस है। तो उस समय के तरीकों में क्या क्या समानताएं थे ये लिख सकते हैं, और अभी के समय पे क्या क्या जो अंतर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और कला के प्रति ये तो हम देख ही चुके हैं। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या समानताएं नजर आती हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो ये भी हम देख चुके हैं, कलाकार भी देख सके हैं, ये भी देख चुके हैं। तो एक तरीके से हम कहें तो हमारा जो आज का आपका सैंपल पेपर था वो यहाँ पे पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अराउंड आपकी 1 घंटे 6 मिनट की हो चुकी है। तो यहाँ पे हम जो हमारी वीडियो है उसे एंड करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी को अच्छे समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक और भी आने वाले हैं। वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी जो आपको क्वेश्चंस में बताए गए उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और सभी को आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की हमारी जो वीडियो थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल पे और इस तरीके से इस रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आपको चैनल पे आने के बाद क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेरा एरो जा रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। देन आप जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी प्लेलिस्ट है उनको चेक कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 का। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये है आपके सैंपल पेपर। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के 4 से 5 सैंपल पेपर हैं। वहीं पॉलिटिकल की बात करें तो 5 से 6 सैंपल पेपर हैं। हिस्ट्री के भी 4-5 हैं, हिंदी के भी 5-6 सैंपल अपलोड हैं। ज्योग्राफी के 6-7 हैं, फिजिकल के भी 6-7 सैंपल पेपर हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, ताकि आपके जितने भी सैंपल पेपर्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब दूसरी चीज यहाँ पे है कि अगर आपको अपने चैप्टर वाइज जो एक्सप्लेनेशन देखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट है एक, यहाँ पे देख सकते हैं इस सेक्शन में क्लास 11th ऑल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट सिलेबस। तो ये हिंदी वाली है, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊं, ये रहा। अब इसमें देखिए जैसे आपका ईदगाह है, अंडे के छिलके हैं, दोपहर का भोजन है, हुसैन की कहानी है, टॉर्च बेचने वाले हैं, आवारा मशीहा देश सहारा है, गूंगा है, ज्योतिबा फुले है, खाना बदुश है, उसकी माँ, भारतवर्ष की नीति कैसी हो, पद्माकर का काव्यखंड, कबीर का काव्यखंड, सूरदास का काव्यखंड, देव का काव्यखंड, सुमित्रानंदन पंत का काव्यखंड, महादेवी वर्मा का काव्यखंड, नरेंद्र शर्मा का काव्यखंड, ये सभी जो काव्यखंड है और जो कविताएं हैं और जो चैप्टर्स आपके, उन सभी की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं और भी अच्छे तरीके से, तो आप जो ये वाली जो प्लेलिस्ट है, एक है हिंदी चैप्टर वाइज और एक है अव्यक्ति माध्यम। तो हिंदी चैप्टर वाइज में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये है आपकी हिंदी चैप्टर वाइज। तो जैसे गूंगे है 15 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए गए, ज्योतिबा फुले का है तो 15 मिनट में ये भी समझाया गया, खाना बदुश 15 मिनट में समझा दिया गया है। ठीक है, जाग तुझको दूर जाना, सवा को क्या सोच ले, इसको भी 18 मिनट में समझाया गया। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी भी अलग से जो सेपरेट वीडियोस होते हैं उनको भी हमने बना रखा है, तो उनको भी देखिएगा जाके। और इसी में ही आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा प्रतिवेदन, दृश्य लेखन, पटकथा, अविधि माध्यम, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अव्यक्ति माध्यम से संबंधित एमसीक्यू भी हैं, और इसी प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी जो आपके और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे संबंधित वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा। जैसे जनसंचार माध्यम है, डायरी लेखन कला है, पत्रकारिता के विविध है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को ये चीज जो आपको बतानी थी। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो थी इसका हमारा मेन मोटिव था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
एंड आई होप गाइस कि आप सभी को आज की जो वीडियो है हमारी वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक और भी आने वाले हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।